स्वागत है आप सभी का एम के क्लासेस में साइंस एमसीक्यू लेक्चर 6 आज हम कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम अभी और एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर आपने पहले एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और पीडीएफ्स मैंने बहुत दिनों से अपलोड नहीं की हैं, तो अभी मैं कोशिश दूंगा कि आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएं। तो पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिलेगी? टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम से मिल जाएगी। एम के क्लासेस करके हमारा चैनल है, ठीक है। और आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है एम के क्लासेस से। अब हमारा सवाल, न्यूटिकल माइल क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। तो ये कहाँ यूज़ होता है हमें ये बताना है। देखिए, जो ये नॉटिकल माइल है डिस्टेंस का यूनिट है, हम सबको मालूम है, लेकिन ये नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये नेविगेशन क्या होती है? जब जो शिप्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता है, वो नेविगेशंस इस्तेमाल करती नॉटिकल माइल एज ए डिस्टेंस इस्तेमाल करती हैं। वही अगला सवाल है कि नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ स्पीड। नॉट क्या है? स्पीड का यूनिट है। तो इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? शिप्स में, ठीक है। जैसे नॉटिकल माइल को हम डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं एज ए यूनिट, वैसे ही नॉट को यूनिट इस्तेमाल करते हैं स्पीड में, ठीक है। तो जो शिप है उसमें इस्तेमाल में लिया जाता है नॉट को। अगला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से कौन सी चीज़ न्यूक्लियर रिएक्टर के एज ए मॉडरेटर इस्तेमाल में ली जाती है? थोरियम को नहीं, ग्रेफाइट और रेडियम को, ये सबको नहीं लिया जाता है। वाटर को, पानी को लिया जाता है एज ए मॉडरेटर, जो कि क्या करता है, मॉडरेट करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को। और फ्रेश वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये ऑर्डिनरी वाटर है, इसको कंफ्यूज में ना लें, ये नेचुरल फ्रेश वाटर जो हमारे घरों में होता है वही है। और ड्यूटेरियम डिप्लीटेड वाटर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम डिप्लीटेड वाटर। इतना तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको इस्तेमाल में लिया जाता है? ऑर्डिनरी पानी को, नॉर्मल पानी को, नेचुरल फ्रेश वाटर को। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होता है। कौन सी रे एमिट होती है? देखिए, अल्फ़ा रे है वो निकलती है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, वो क्या एमिट करते हैं? अल्फ़ा रे एमिट करते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा अल्फ़ा रे। अगला सवाल है, एटम आर कंपोज्ड ऑफ। एटम में क्या क्या होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लाई होते हैं। अभी ये आपको अगर आपने बचपन में अगर पढ़ा होगा एटम के बारे में, तो कैसे होता है, ये ऐसा एटम होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के इर्द गिर्द, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हैं? ये हमारे बाहर और एक न्यूक्लाई। तो एटम किस किस से पूरा बनता है? न्यूक्लाई से और इलेक्ट्रॉन से। और न्यूक्लाई में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगला सवाल है, इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन इनॉर्मस एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज ड्यू टू। तो किसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करते हैं? तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ये नहीं है। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का भी हम न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स, नहीं, न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन में नहीं करते, क्योंकि इसको करते हैं, मास को हम जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्सप्लोजन होती है उसके साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको लाइटर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो यूरेनियम होता है उसको हम लाइटर तोड़ते हैं, तोड़ने से क्या होता है कि जो मास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आपने E = mc² पढ़ा होगा
तो इस फार्मूले की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, अगला सवाल है आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय, इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल में लिया जाता है जब हमें आइसोटोप को सेपरेट करना हो? क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम? तो हम मेथड यूज़ करते हैं आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में होता क्या है कि देखिए, क्योंकि जो आइसोटोप होते हैं इनमें जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हैं इनके, जो इनका जो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है, या मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, डिफरेंट होता है। इसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। अब अगला सवाल है कि दी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ दी ऑर्डर ऑफ, तो वो किस ऑर्डर में होती हैं? देखिए, एक एंगस्ट्रॉम जो एक्स रे की वेवलेंथ होती है वो एक एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है। ठीक है, मतलब कि उसके बराबर होती है। अब आप बोलोगे कि ये एंगस्ट्रॉम क्या है? देखिए, ये यूनिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था। ठीक है, तो तब मैंने बताया था कि ये आपको चीज़ें कंफ्यूज करेंगी। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप गूगल करो या तो हमारा लेक्चर देखो और आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अभी अगला सवाल है कि मिजन्स आर फाउंड इन, मिजन्स कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, मिजन्स कॉस्मिक रे के अंदर होते हैं, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस्मिक रे के अंदर क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में है ना, तो वहाँ पे जो कॉस्मिक रेज होती हैं वहाँ पे ये मिशंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है, ये पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल इस बार तो तबाही मचा गया था क्लास 4th में, तो अभी भी ये बहुत कुछ करेंगे, तो अच्छे से पढ़ो। विच रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स हैज़ रिसेंटली ड्रॉन टू पब्लिक ड्यू टू इट्स अकरेंस इन द बिल्डिंग मटेरियल। तो देखिए, बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा रेडियो एक्टिव चीज़ जाती है हमारे बिल्डिंग्स में? होती है थोरियम। अब जो ये थोरियम है क्या है कि देखिए, हम आजकल रहते हैं पक्के घरों में, और पक्के घरों में इस्तेमाल की जाता है सीमेंट, और सीमेंट बनता है किससे? पत्थरों से। आपको मालूम होगा ना, पत्थरों से ही सीमेंट बनता है, स्टोन से। और जो ये स्टोन्स होते हैं ये इनमें जिस थोरियम होता है, ठीक है, तो ये थोरियम एमिट करता है हमारे घरों में, मतलब कि एमिशन, रेडियो एक्टिव एमिशन होती रहती है। बल्कि हालांकि बात यह है कि जो ये एमिशन है ये बहुत कम होती है, ये बहुत माइन्यूट होती है, और ये हमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन एमिशन होती है। तो थोरियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट है जो कि बिल्डिंग मटेरियल में पाया जाता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द मासेस ऑफ द 3 एलिमेंट्री पार्टिकल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कौन कौन से जो हमारे पास हैं, देखिए सी ऑप्शन, बेरन्स, मीसन्स और लिप्टॉन्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बाद आते हैं ये, तो उसके हिसाब से ये इनके मासेस के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटे होते हैं वेट के अकॉर्डिंग। तो अगला सवाल है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ को हम अभी क्या एंगस्ट्रॉम में अगर नापें तो हमारे पास जो आता है सी ऑप्शन 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ होती है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि हम देख सकते हैं। हम सबको मालूम है कि एक्स रेज, गामा रेज, अल्फ़ा रेज, है ना, जो भी ये रेज हैं ये भी हमारे आगे पीछे होती हैं, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। हमें जो बैंड, जो वेवलेंथ हमें दिखाई, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ्स होती हैं वही हमें दिखाई देती हैं, वही हमारी आंखें सेंस कर पाती हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट पेंट्रेटिंग पावर। इनमें से किसमें सबसे कम पेंट्रेटिंग पावर होती है? देखिए अल्फ़ा जो है, ठीक है, क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेंट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, और जो गामा है, गामा की जो गामा रेज होती हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो उनकी पेंट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है।
और रेडिएशन जो होती हैं ये हार्मफुल भी होती हैं और यूज़फुल भी होती हैं, हम सबको मालूम है। अगर इनको हम ढंग से इस्तेमाल में लिया जाए तो ये यूज़फुल है, अगर इनको हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाए तो ये हार्मफुल हैं। तो अगला सवाल है द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। देखिए, यूरेनियम इस्तेमाल में लिया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब में या न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। अब जो ये यूरेनियम है, कौन सा यूरेनियम है जो कि चेन रिएक्शन के लिए कैपेबल होता है? यूरेनियम 235, ठीक है। ये आइसोटोप है यूरेनियम का 235। तो इसका क्या है, ये चेन रिएक्शन करने में बहुत कैपेबल होता है। आपको ये याद रखना है कि यूरेनियम 235। अगला सवाल है द एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय। देखिए, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी जो एज है वो किससे नापी जाती है? देखिए, कार्बन C14 मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डेटिंग जिसको हम कहते हैं। अभी देखिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या हमारे जो पुराने मंदिर हैं, जब एशियंट चीज़ें बाहर निकलती हैं तो कैसे पता लगता है कि वो इतनी पुरानी है, इतने साल पुरानी है? कार्बन डेटिंग की जाती है, जिसको C14 मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड से हम इस्तेमाल में लेते हैं, जिससे हम एशियंट जियोलॉजिकल चीज़ों को पता करते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है और ये कब बनी होगी। अगला सवाल है हु सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। किसने कहा था कि ज़्यादातर मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत कम मास होता है? तो रदरफोर्ड थे जिन्होंने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ही कहा था कि जो ज़्यादातर मास है जो एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये उन्होंने कहा था। अगला सवाल है द डार्क लाइन इन अ सोलर स्पेक्ट्रम आर ड्यू टू। जो सोलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक डार्क लाइन होती है, ठीक है। अभी जो ये डार्क लाइन है ये होती किसकी वजह से है, ठीक है। अब सोलर स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं कि हमारे जो हम लाइट्स, अलग अलग लाइट्स देख पाते हैं, वो उसको कहते हैं सोलर स्पेक्ट्रम। जैसे रेड लाइट, ब्लू लाइट है ना, वेबग्योर, ऐसे देखते हैं। तो इसमें एक डार्क लाइन होती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डार्क लाइन जो होती है वो रिप्रेजेंट अभी जो सोलर में किसको रिप्रेजेंट करती है? जो उसको वो रिप्रेजेंट करती है कि जो वेवलेंथ है वो क्या कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है। जब भी हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज़ जो ब्लैक कलर का होता है, जो ब्लैक कलर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर है ए पार्ट, कि जो हमारे पास जो अब्जॉर्ब हो जाती हैं वेवलेंथ, वहाँ पे ब्लैक डार्क लाइन या ब्लैक लाइन आ जाती है, ठीक है। अगला सवाल है कि इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय। देखिए, एटॉमिक न्यूक्लियस होती है, उसमें प्रोटॉन, हमें तो मालूम है इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके अंदर पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं उसको, लेकिन ज़्यादातर हम ग्रेविटी ही कहते हैं उसको, कि वो उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है जैसे हमारे सन और धरती के बीच में है। तो किसकी वजह से हम कहते हैं कि वो अभी, ये तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में? तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एटॉमिक न्यूक्लियस में एक्सचेंज फोर्सेस की वजह से, ठीक है। उनकी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज करती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अगला सवाल है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। ये हमने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, है ना, 10th में भी पढ़ा, 10th में पढ़ा था सबसे पहले, है ना। तो ये जो क्वांटम नंबर है कहते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर के अंदर 4 क्वांटम नंबर के सेम सेट में नहीं रहते। तो कौन से वो स्टेटमेंट है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि वो क्या है,
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के जो 4 क्वांटम नंबर हैं उनमें सेम सेट में नहीं आ सकते। ठीक है, तो अभी अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो सबसे छोटा जो पार्टिकल एलिमेंट होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एलिमेंट है चाहे कंपाउंड है, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये थे आज के सवाल। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और कोरोना वायरस के केसेस जैसे फैल रहे हैं तो ध्यान रखिए अपना, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।